गुड इवनिंग जी। सर। वेरी गुड इवनिंग ऑफ संडे। हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन? Like they संडे go on every day. एज इट इज गोइंग ऑन एवरी डे, नो चेंज। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग प्रथम, गुड इवनिंग। तो अभी तो वेदर इज अगेन चेंजिंग टू बैक टू नॉर्मल। तो आपका एफर्ट भी जो है वापस बैक टू नॉर्मल हो रहा है। चाहिए ठंडक जो है वो खत्म होने वाली है। हम्म। तो हम लोग क्लास क्लास में क्या कर रहे थे बदवे? हमने रेसिप्रोकल फंक्शन पे एंड करा था। ये रेसिप्रोकल फंक्शन बैंड करा था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बताया था कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल जी फंक्शन। सर। तो आप, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। देखो कि अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो उसका नेचर कैसा होगा। वो फंक्शन कुछ इस तरह का होगा ना, ए रेस टू द पावर एक्स, जिसमें ए की वैल्यू क्या है, ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। याद है ना? जहां पर पावर एक्सपोनेंट वेरी करेगा और पावर कॉन्स और बेस कांस्टेंट है, पॉजिटिव नंबर है और बेस की वैल्यू वन नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस की वैल्यू वन क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज इफ बेस बिकम्स वन, देन दिस फंक्शन विल बिहेव एज अ कांस्टेंट फंक्शन। जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका एक पर्टिकुलर सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर क्या है पता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वेंशन कैसे हुआ? नो सर। मिडिवल नो पीरियड सर। में, मिडिवल पीरियड में आपने सुना होगा, हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि देयर वाज अ मेजर एपिडेमिक विच वाज नोन एज प्लेग Yes, sir. यस एंड सर। एंड चेचक, है ना? Yes, sir. चेचक तो अभी भी है अप टू सम एक्सटेंट, बट प्लेग इरेडिकेट हो गया। तो ये दोनों एपिडेमिक, दोनों वायरल डिजीज थी। और वायरस का जो, ए भाई कौन है यार? आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखा करो बेटा, है ना? अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज हो तो प्लीज उस अपने आप को म्यूट रखा करो, सो दैट जब आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लो। आपको पूरा दिया हुआ है एक्सेस। ओके। तो वायरस जो है ना, वायरस और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ का रेट होता है और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस के ग्रोथ का जो रेट होता है, वो रेट कुछ ऐसा होता है, वो एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है। जब वायरल कल्चर को लेके और उसको ऑब्जर्व किया जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने, तो उनको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई चेंज नहीं नजर आया। मतलब कोई ग्रोथ हो रहा था बट ऑब्जर्वेबल नहीं था। और उसके बाद सडनली फिर जैसे जैसे जब ग्रोथ स्टार्ट हुआ और उसके बाद में इतना रैपिड हुआ कि वो अनकंट्रोल्ड हो गया। मतलब समझ रहे हो क्या? ये सारे वायरस में क्या होता है, आपने देखा होगा, नॉर्मल एक्सपीरियंस भी रहा होगा आपका, कि वायरस जो है वो आपकी बॉडी में बहुत पहले से है, बट वो क्या है, हाइबरनेटेड स्टेट में है, डॉर्मेंट है। जब वो एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट का उसका हाइबरनेशन पीरियड होता है, ठीक है? उस पीरियड में, उस पीरियड में उसकी ग्रोथ को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज ग्रोइंग, इट्स ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, दैट्स व्हाई यू कांट चेंज आइडेंटिफाई इट। बट जैसे ही वो एक्टिवेशन पीरियड में आता है, जैसे ही वो हाइबरनेशन से बाहर आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रो करता है। और दैट इज वाई, जैसे टू की पावर एक्स है देखो, तो माइनस इन्फिनिटी से और कहाँ तक, जीरो तक, जब एक्स की वैल्यू चेंज होती है तो टू रेस टू द पावर एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करता है? टू टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। और टू रेस टू द पावर जीरो क्या होता है, वन। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना ग्रेडियंट कितना कम है ना। इन्फिनिट चेंज इन एक्स में वाई में चेंज कितना आया, एक यूनिट का। और वो भी अगर ऑब्जर्व करो तो माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक ही देखो, जीरो भी मत लो, नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन तक ऑब्जर्व करो,
तो भी इन्फिनिट एक्स में इन्फिनिट चेंज है, बट वाई में कितना चेंज है, हाफ का। तो दिस स्लो रेट ऑफ ग्रोथ इज सो स्लो। बट सडनली क्या होता है, 0 पर 1, और 1 पर 2, और 2 पर 4, और और 3 पर 8। एक तो इट इज गोइंग वेरी शार्प। दैट इज वाई वायरस जो है, जैसे ही वायरल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इंजेक्शन पीरियड के जस्ट बाद इतना फास्ट होता है उसका बॉडी के अंदर में ग्रोथ वायरस का, कि आपको नॉकडाउन कर देता है, विद इन 1 आवर आपको नॉकडाउन कर देता है। तो उससे उसको मैप करने के लिए नॉर्मल जो लीनियर स्केल थी या पावर स्केल थी, उस पर मैपिंग ही नहीं, ग्राफ ही नहीं हो रहा था। ग्राफ ऐसे आ रहा था, जो उस समय लोग ग्राफ कर रहे थे ना मैथमेटिशियंस, ऐसे ग्राफ आ रहा था, ऐसे कांस्टेंट, फिर ऐसे, ऐसा ग्राफ मिल रहा था। बाद में ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन इवॉल्व किया गया, और उसी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। फिर लॉग स्केल पर उसको अब ग्राफ किया था, तो लॉगरिथमिक स्केल पर फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव ग्रोथ, या करंट का डीके एंड ग्रोथ इन इंडक्टेंस, वो सारा जो है एक्सपोनेंशियली मैप होता है। और उसी के मैपिंग के लिए लॉग फंक्शन डिजाइन किया गया और लॉगरिथमिक स्केल बनी। ये तो मैंने आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताया। बट अभी ये फंक्शन आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, 8वीं क्लास में बहुत डिटेल में इस पे काम किया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, क्वेश्चंस पे चलते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, बेस 1, 1 क्यों नहीं होता बोलो? क्योंकि बेस 1 होने पे एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं बोला जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई बेस इज नॉट 1। बेस नेगेटिव क्यों नहीं है? बेस नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव बेस हुआ, जैसे -2 बेस ले लो या -1 बेस ले लो, तब फिर से इसका नेचर एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्स इवन एक्स ऑड पे डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारे ट्रबल्स आएंगे। जैसे एक्स की वैल्यू हाफ हो गई थी, इमेजिनरी हो जाएगा। अगर -2 बेस पर अगर p/q टाइप का आपने एक्सपोनेंट लिया, तो p/q में अगर p और q को प्राइम है और q इवन है, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर आ जाएगी ना, इमेजिनरी नंबर। तो आउटपुट इमेजरी नहीं होगा, मतलब डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएगा, तो इन्फिनिट पॉइंट पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये लॉजिक है कि क्यू बेस को पॉजिटिव लिया गया और 1 क्यू नहीं लिया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद इसकी ये प्रॉपर्टी, डोमेन समझ में आ गया। डोमेन इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, रेंज 0 से इन्फिनिटी है। ये इसका फंक्शनल रिलेशन है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना? क्योंकि a⁴x+y को क्या लिखते हो आप, a⁴x इंटू a⁴y। तो इसका मतलब है f(x+y) इज इक्वल टू f(x) इंटू fy। ये अगर ऐसा कोई रूल आता है, तो इस फंक्शनल रूल का सोल्यूशन क्या है? इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है f(x) इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे ही f(x−y) अगर आता है f(x) डिवाइडेड बाई f(y), तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग भी सोल्यूशन क्या है, f(x) इज इक्वल टू a⁴x। और ये सारे रूल आपको पहले से पता है। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्लब हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो भी क्लब हो जाएगा, और ये रूल भी पता है। एनी डाउट? ये पूरे डिस्कशन में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ये सब पहले से किया हो, मैं रिकॉल कर रहा हूँ जस्ट बिफोर वी टेक अप द प्रॉब्लम। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। राइट, थैंक यू। इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में एक और बात बताई थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मोनोटोनिक नेचर है, कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो मोनोटोनिक नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन Yes. base. Yes, base. If base is larger than 1, then it is strictly increasing function. And if base is smaller than 1, lies between 0 and 1, then it is a decreasing function. I think इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि आप Bro, 2 raised to the power x and half raised to the power x लेकर के आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, isn't it? जैसे x की वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लेते हैं, बहुत सारी वैल्यूज ले लेते हैं फटाफट। तो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जरा वैल्यूज ऑब्जर्व करो, फटाफट बोलते जाओ। 2 to the power x की वैल्यू क्या होगी? 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक्स तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ,
while increasing the values of x, 2 raised to the power x is increasing or decreasing? Increasing. Increasing. So definitely you can say that it is an increasing function. Similarly, if you get half to the power x, it is also called as 2 raised to the power negative x. तो हाफ बेस कर दिया जब मैंने, तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ टू द पावर -3 इज 8, then 4, then 2, then 1, then half, then 1/4, then 1/8. What do you observe? What is happening to half to the power x when x is increasing? The values of It's decreasing. half to the power x is decreasing. So this clearly indicates that when the base is fraction, proper fraction base है तो decreasing function है, और 1 से बड़ा base है तो increasing function है. बाकी डेरिवेटिव के मेथड से तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं. तो ये बात भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये 2 पॉइंट, ये सारी बातें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक क्लासेस में करी हुई, जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ. a टू द पावर x, a टू द पावर y के अगर इक्वल है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, दोनों साइड इक्वालिटी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगी. कब इक्वेट होगी? जब a की वैल्यू 1 नहीं है. अगर a 1 है तो पावर डिफरेंट है तो भी इक्वालिटी होल्ड करेगी. आई होप यू एग्री. यस सर. दैट्स वाई जब आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, रिमेंबर माय पॉइंट, whenever you are solving an exponential equation or inequality, your tendency is always to convert the entire expression in the exponential form having same base. Same base में reduce करना होता है. Same base में reduce कर दिया तो base same है तो power equate हो जाएगी इक्वालिटी में. अगर बेस 1 नहीं है तो, अगर बेस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पावर इक्वल ना भी हो तो भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, क्योंकि 1 टू द पावर x इज सेम एज 1 टू द पावर y फॉर एवरी x एंड y फाइनाइट. तो ये याद रखना है. दूसरी तरह से अगर मान लो बेस सेम नहीं है, जैसे एक बेस 2 है एक 3 है, तो अगर आप कहीं, मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x, अब मैं ऐसा अगर बोल रहा हूं तो अब बताओ ये कब पॉसिबिलिटी होगी? So because the base is not same, then when does the equality hold? When x square becomes equal to x and become equal to 0. क्योंकि अगर a to the power x is equal to b raised to the power x है और a और b equal नहीं है, if a is not equal to b, then x has to be 0. तो ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी अब या तो बेस इक्वल हो जाए, क्योंकि पावर इक्वल है, बेस इक्वल हो गया तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी. अगर बेस अनइक्वल है और पावर इक्वल है तो पावर को 0 होना पड़ेगा तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी. तो ये बात भी क्लियर है. जैसे एक पार्ट इसमें से अगर मैं बोलूं आप सॉल्व करो, कौन सा? बी और सी. क्विकली जल्दी आंसर करो बी और सी का. डन सर. दोनों का आंसर आ गया? यस सर. गुड. आंसर बोल दो दोनों का बेटे. का आया है -3 और 1. वेल डन, वेल डन. और 3 का आया 1 2 एंड 3. गुड जॉब. तो जिसका बी और सी पार्ट हो गया है उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन दूंगा. एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका हो गया उसके लिए. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मैं दे रहा हूं और उसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलो या ऑर्डर्ड पेयर बोलो, है नंबर ऑफ, चलो फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर्स
x comma y satisfying (16 to the power x square plus y plus 16 to the power x plus y square is equal to 1। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा समय यहाँ व्यतीत करें, जिनका जिनका हो गया है वो इसको करते रहेंगे। मैं इसको जब पूरा ट्राई करेंगे एंड में डिस्कस करूंगा, अगर आपसे नहीं होगा तो। बी पार्ट पर आते हैं जी। बी पार्ट कितने बच्चों का हो चुका है? बी पार्ट हो गया सर। Done, sir. वेल डन बच्चे, वेल डन। देखो, अब दोनों साइड में इक्वेशन है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना होता है कि दोनों साइड का बेस को आइडेंटिकल बना दो। तो चाहे आप इसको 13/5 को 5/13 में कन्वर्ट कर दो या इधर कर लो, जो आपकी मर्जी है। तो मैंने इस 5/13 को क्या लिख दिया, इसको, इस क्वांटिटी को अपने ने लिख दिया 13/5 raised to the power -1। और फिर इसका पावर में ये क्वांटिटी है, तो हमारे को क्या मिलेगा? बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे, तो आएगा -x² प्लस 5x+3। दिस क्वांटिटी हैज टू बी इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 12, है ना? और फिर इसी को सॉल्व कर जाओ फटाफट। क्या यूज हुआ? यूज हुआ कि a⁻x इज इक्वल टू a⁻y implies x इज इक्वल टू y if a is not equal to 1। अगर a 1 होता तो x इक्वल टू y एंड x नॉट इक्वल टू y के केस में भी सोल्यूशन आता, तब वो जनरल सोल्यूशन आया था। एनीवे यहां पर आंसर क्या है? 3x² प्लस 6x एंड -12 एंड क्या हो जाएगा? -9 Yes, sir. -9. इक्वल टू 0। दैट इज x² प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। और उसके बाद तो आपने क्लियरली इसको फैक्टर कर लिया होगा, है ना? x+3 एंड x X माइनस, -1. यस, x+3 x -1 0, यू गॉट द आंसर। तो देयरफॉर x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गया, एक -3 आया। अच्छा देखो, जब आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं इसमें डोमेन रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम नहीं आती है, जबकि लॉग में आती है, क्योंकि लॉग का डोमेन होता है पॉजिटिव नंबर। तो लॉग को सॉल्व करते समय आप कभी कभी आंसर जो आएगा उसको आपको डोमेन रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसके लिए ओरिजिनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं, देखना होता है। एक्सपोनेंट में इशू नहीं है। अगला सी पार्ट। सी पार्ट भी देख लो किसका इसका हो गया। सी पार्ट भी बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा। व्हाट इज 343 इफ यू कन्वर्ट 340 टू बेस 7? 7 to power 3. 7 to the power 3 मतलब ये राइट हैंड साइड तुम्हारा हो गया 7 to the power 6। और फिर इसके बाद इक्वेशन तुम्हारा बन के बहुत ही पॉपुलर सा इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 6x²। प्लस 11x माइनस अपना 6। यस तो इसके तो फैक्टर भी देख रहे हो, देखो 6 के फैक्टर कर लो, 1 2 3, 1 + 2 + 3, ये दिख ही रहा है ना? डन सर। सीधे फैक्टर हो गया x-1 इंटू x-2 इंटू x x-3। 3 तो ये आ गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 1, 2, 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? इसको नोट कर लो, मैं आगे चेंज कर रहा हूँ, अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। 1 मिनट सर, नोट कर रहे हैं। Yes, sir. तो जब भी आप क्वेश्चन करते समय जो थोड़े सिंपल क्वेश्चन हो लग रहे हो, आप उसको, इफ यू आर डन देन यू कैन कीप ऑन थिंकिंग ओवर दिस प्रॉब्लम। हो जाए तो मुझे बता देना। ओके डन। तो चलो, कैन वी मूव टू नेक्स्ट? यस सर।
अच्छा, जो पीछे डिस्कशन हो रहा था, इसको एक सेकंड जरा इस पर आते हैं। यहाँ देखो, ये डिस्कशन में आपको ये बात समझ आ रही है कि जब बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब व्हाट, कि अगर x1 और x2 दो इनपुट हैं तो x2 ग्रेटर देन x1 implies y2 greater than y1. a to the power x2 greater than a to the power x1 and counter implies same। मतलब ये if and only if स्टेटमेंट है। मीन्स इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो। कब? जब बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करो या रिमूव। रिमूव करना मतलब उसका लॉग लॉग ऑपरेट करना है ना, उसका इनवर्स ऑपरेट करना। तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। वेर एज यहां देखो, यहां पर देखो क्या दिख रहा है, ये x1 है और ये x2 है। कौन बड़ा है? x2 बड़ा है x1 से, राइट? तो x2 x1 से बड़ा है, बट a टू द पावर x2, ये a टू द पावर x1 है और ये जो आउटपुट है ये a टू द पावर x2 है। कौन बड़ा है? 8 to the power x a टू द पावर x1 बड़ा है। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर तो इनइक्वालिटी क्या हो रही है? reverse, रिवर्स हो रही है। क्यों रिवर्स हो रही है? क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। हाँ, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं या रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये रिवर्सल हो रहा है इनइक्वालिटी का। मतलब जब इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी या लॉग की इनइक्वालिटी या ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी या किसी भी फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने को यही देखना होता है कि जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो, जिस इंटरवल में बात हो रही है उस पर्टिकुलर मोनोटनी के इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आइडेंटिफाई करके और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी को ऑपरेट किया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं। ठीक है, नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चंस। हाँ जी, फटाफट आंसर करिए। बोल रहे सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस फॉर एक्स। बिफोर बिफोर मूविंग टू डोमेन एंड रेंज, मेरा पर्पस ये होगा, मेरा बेसिक पर्पस ये है कि आपको जितने फंक्शन यूज हो रहे हैं, बेशक आपने पहले किए हो, एक बार मैं उसको टच अपॉन करूंगा, तब डोमेन रेंज की अच्छी प्रॉब्लम लेने में आपको मजा आएगा। तो डोमेन रेंज एंड इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, वन वन मेनी वन, ऑन टू इनटू, ये सब जो जजमेंट लेना, उसके लिए जरूरी है कि जो प्री रिक्विजिट मैं करा रहा हूँ इसमें आपको मैं एक बार बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। बेशक आपने पहले से किया हुआ है, जब आपको लगे कि बहुत आसान प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो, आई विल गिव यू सम चैलेंजिंग वन। आई थिंक आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। अगर कहीं पर इंटरप्रिटेशन का इश्यू है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 81 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर एक्स है, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर एक्स है। यहाँ पर भी ये है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये तीनों पार्ट के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट यस सर। गिवन।
डन सर। आंसर
हाँ भाई, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है? फर्स्ट का ए पार्ट किसका इसका हो गया? यस सर डन। हो गया सर। यस सर हो गया। ठीक है, कितने बच्चों को हो गया, जरा हैंड रेस करके जरा बताओ मुझको। एंड रेस ऐसे करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड हम गुड गुड। डन सर। सर वो दूसरा सवाल भी हो गया जो आपने दिया था। ग्रेट बच्चे, ग्रेट। क्या आंसर है इसका? -½ कॉमा -½ वेल डन। एक ऑर्डर पेयर ना, वन ऑर्डर पेयर। यस सर। ठीक है, वेल डन, वेल डन, गुड 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 जॉब। चलो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो ये तीनों पार्ट हो गए कि एक ही पार्ट हुआ अभी? तीन हो गए। ठीक है जी। जिसका नहीं हुआ उसके लिए मैं ब्रीफली वर्कआउट करता हूँ। देखो, इसमें कुछ नहीं था। ये फैक्टरी 6 to the power x को अपन क्या लिख दिया होगा आपने? 2 raised to the power x इंटू 3 raised to the power x, और उसके बाद यस फैक्टराइज आता है। उसके बाद आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, है ना? यस सर। यस। जैसे ए पार्ट को अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? 6 to the power x को क्या लिखा आपने? 2 2 to the raised to power the power x x, power x। और 2 to the power x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यस सर। तो यू विल तो गेट 3 raised to the power x power minus x 81। minus 3 raised to the power 4। हियर 8 to the power x इंटू 3 to the power x है, तो आप 8 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 3 raised to the power x माइनस ये 648 क्या है? इट इज 8 इंटू 81। 81, तो ये 81 हो गया। And then it gets factorized clearly. 3 raised to the power x minus 81 is one factor, and 2 raised to the power x minus 8 is another factor. And then you'll get either 3 to the power x is equal to 81, मतलब 3 to the power 4, or 2 raised to the power x is equal to 2 cube, and therefore you'll get two value of x equal to either 3 or 4। 4. So A part is done. What about B part? What is the answer for B part? पाई। बाकी जनता सभी लोग बोलो, आंसर बी पार्ट का क्या है? किसी का डिफरेंट आंसर भी है? हेलो? नो सर। चलो, अच्छी बात है फिर। आइडिया क्या है? Summation of square of real number 0 means both the numbers has to be simultaneously 0. Therefore 2 raised to the power x minus 8 equal to 0, and 3 raised to the power x minus 9 equal to 0. This gets you x is equal to 2 and 3। x equal to कितना है? 3. x belongs to 3, and means intersection x belongs to 2, and intersection of these two sets are null set. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंड है मतलब इंटरसेक्शन है। ये दोनों बातें एक साथ होल्ड करनी चाहिए, तो एक साथ नहीं होल्ड करेगी। जैसे x इक्वल टू 3 होगा तो x इक्वल टू 3 पर ये तो होल्ड कर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा, तो समेशन 0 नहीं होगा। x इक्वल टू 2 पर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 नहीं होगा, समेशन 0 नहीं होगा। दैट्स वेरी ट्रू। ए हो गया, बी हो गया, सी पार्ट भी सबका आंसर आ गया होगा। यस सर। यस सर। क्या आंसर आया? x इक्वल टू 2। हाँ, ये तुम्हारा क्या था? 4 to the power x का स्क्वायर था। ये तुम्हारा था 2 टाइम्स। 32 टाइम्स 4 to the power x, यस सर। और ये तुम्हारा था 5 to the power x का स्क्वायर माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to the power x प्लस 881। आफ्टर लुकिंग एट दिस, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? टू ऑब्जर्व द स्क्वायर्स। ये भी क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर कंप्लीट करना। 5 to the power x में क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? 16 का स्क्वायर, मतलब 256 चाहिए इसको, 256। और यहाँ पर 25 का स्क्वायर मतलब 625 चाहिए। एंड लकीली ये जो नंबर थी ये क्या थी? 256 प्लस 625। तो आपने इसी को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। दिस इज स्प्लिटेड हियर
एंड देयरफॉर यू गॉट द परफेक्ट स्क्वायर। क्या आया? 4 to the power x प्लस 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 16 का होल स्क्वायर, और प्लस इधर क्या आया? 5 raised to the power x माइनस 25 का 25 होल का स्क्वायर। होल स्क्वायर टू 0, तो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन आया। रीजन बीइंग कि ये चीज तो चलो x इक्वल टू 2 पर पॉसिबल है, बट ये जो है x बिलोंग्स टू नल सेट, ये कभी जीरो नहीं होगा। तो देयरफॉर आंसर आ गया तुम्हारा नल सेट। सभी लोग का क्लियर है ये? यस सर। ओके जी, जल्दी आंसर करो। 2 मिनट का टाइम है दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। डन सर। प्रथम तुम्हारा वो Answer. वाला क्वेश्चन हो गया? प्रथम नो सर। करो उसको। प्रवीर हो गया? गुड 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 बेटा। a raised to the power x is equal to b raised to the power x when the powers are same, when exponent is same means base, either base is equal or power is zero, है ना? एंड अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को आप क्या करना पड़ेगा? बेस या तो इक्वल हो जाए या तो बेस बेस क्या हो जाए? 1 हो इक्वल हो जाए। जाए। हाँ। बेस 1 हो जाए। वैसे बेस 0 हो जाए तो भी चलेगा अगर पावर नेगेटिव ना हो तो। ए एक्स इक्वल टू बी एक्स में ए इक्वल टू बी हो जाए, और या तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि एक ऑप्शन तो हमारा है कि x की वैल्यू 0 हो गई तो ऑब्वियसली वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि x 0 हो गया तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। और एक्स माइनस स्क्वायर 1 8 के -1 की वैल्यू 8 के इक्वल हो जाए, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाए? +3 -3 और 3 हो। तो नेट आंसर क्या आया? आंसर में सोल्यूशन सेट में आ गया -3 -3 0 0 एंड बी ऑप्शन। यहाँ भी वही बात है, एक तो ऑप्शन है कि इफ x इक्वल टू 0 यस सर। और यस सर। x इक्वल टू 5। x plus 5 becomes 10, that is x equal to 5। बोला क्या? फंक्शन इज डिफाइंड सेट ऑफ रियल टू पॉजिटिव रियल नंबर। It is defined such that f of x plus y is fx into fy. Just look at this functional relation. ये functional equation आपको आइडेंटिफाई क्या करा रहा है कि fx जो है कि एक पॉसिबिलिटी है कि fx एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल सकता फंक्शन हो सकता है। है, और ये डोमेन और कोडोमेन भी इस बात को आइडेंटिफाई, इस बात को का एविडेंस है कि ax जो है ऑल रियल के लिए डिफाइंड भी है, ये बात भी सही है, और a टू द पावर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये भी बात सही है। इसके आगे का एनालिसिस करते जाओ, फटाफट आंसर बताओ।
बोल रहा है f of 4 is 81 and n is equal to f of 2 plus f of 1, then which of the following is true for the value of n? N is a perfect square of an integer, n is even and a prime number. Number of divisors of n is 9, all of the above. डन सर। क्या ऑब्जर्वेशन है? ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हो सकता है तो f of 4 3 की पावर 4 हो गया। f of 4 a to the power 4 होगा, which is given as 81। 81 तुम्हारा है 3 to the power 4, तो a की वैल्यू a यहाँ की से क्या वैल्यू 3 आ a की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 3 आ गई तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया, fx हो गया आपका 3 रेज टू द पावर x। तो f of 2 की वैल्यू हो गई 9। 3 स्क्वायर दैट इज 9। f of 1 की वैल्यू हो गई तो f of 36 आएगा। 3 दैट इज इक्वल, हाँ बोलो क्या? n इक्वल टू 36 आएगा। हाँ f of 3 हो गया 3 क्यूब हो गया, 3 क्यूब मतलब 27, तो n की वैल्यू आपकी हो गई 36। n 36 हो गया तो फिर सारी चीजें आप फॉलो इन द लाइन। 36 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, इसके कितने डिवाइजर्स होंगे? 9 नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू 2 2 plus 1 into 2 plus 1, that is 9। 9 factors है तो it is a perfect square of an integer, that is true, and number of divisor is 9, that is also true। तो A and यस। C are correct। बोल रहे हैं find the number of solution of the following equations। तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट के लिए आपके पास 5 मिनट टाइम है, सफिशिएंटली सॉल्व हो जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आप उससे पहले भी कर सकते हैं। डन सर। सर कैसे सोच रहे हैं? फोर्थ ए, ये इक्वेशन जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्डिनरी इक्वेशंस नहीं है ना? यस। ये सभी के सभी जो है वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यूज हो रहे हैं। यस सर।
और जितना भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करते समय टेक्निक क्या होती है? ग्राफिंग, हाँ ग्राफ बनाओ, आंसर निकाल। हाँ, कई सारे था। टू सॉल्व ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आपको या तो एक्सट्रीम वैल्यू यूज करनी पड़ती है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब रेंजेस का इस्तेमाल करो कि लेफ्ट हैंड साइड का रेंज क्या है, राइट हैंड साइड का रेंज क्या है। अगर रेंजेस का इंटरसेक्शन नल सेट आ गया तो सीधे बोल दो नो सोल्यूशन है। अगर रेंजेस एलएचएस आरएचएस की सेम है तो उस केस में आप जो है वो ग्राफिकली जाओ या कुछ अनकन्वेंशनली ही सॉल्व होता है, कन्वेंशनल तरीके से नहीं सॉल्व होता है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम क्या करना होता है, सुटेबली फंक्शन इक्वेशन को स्प्लिट करो, लेफ्ट एंड राइट साइड में rearrange करो so that you put a similar kind of function on one side and other kind of function on other side। तो मैंने इसको लिखा 2 raised to the power x is equal to 4 minus x square। right hand side is a पैराबोला, inverse inverted parabola and left hand side is a एक्सपोनेंशियल फंक्शन। exponential function। तो अब आप जो है उसको दोनों का ग्राफ जानते हो, दोनों का रेंज भी जानते हो। जैसे रेंज की बात करो तो इसका रेंज तो 0 to infinity है और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 4 है। तो एक जनरल टेंडेंसी होनी चाहिए ना कि आप रेंज देख लो। कई बार क्या होता है कि रेंजेस जो है वो डिसजॉइंट होती है, और डिसजॉइंट रेंज हो गया तो मैं बिना सॉल्व किए बोल दूंगा कि नो सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर दोनों रेंजेस ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैपिंग रेंज है मतलब क्या है? अगर रेंज ओवरलैप कर रही है तो आप क्या करेंगे? हो सकता है। मतलब सोल्यूशन हो सकता है। तो अब सोल्यूशन हो सकता है तो सोल्यूशन लाने के लिए आप क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। हाँ जी, ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप फटाफट जो है वो दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिए। सेम स्केल पर ड्रॉ करना है, सेम एक्स वाई प्लेन में। 2 रेज टू द पावर एक्स तो आप जानते ही हो, ऐसा ग्राफ आएगा ऐसा। ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है? 0,1। 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ है? तो एक्स इक्वल टू 0 पे 2 2 एंड -2 दो रूट है, इधर 2 रूट है, इधर -2 रूट है, और 0 पर वैल्यू क्या है? 4 है। 4। तो इसका ग्राफ ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्टेक्स फॉर्म होगा और यहाँ पर ऐसा करके ऐसा पैराबोला हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट? ट्वाइस। एंड देयरफॉर कितने सोल्यूशन हो गए? 2। 2 सोल्यूशंस हो गए। वो 2 सोल्यूशंस जो हैं, 2 रूट्स जो आए, मान लो एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हैं, बट हम दोनों रूट को लोकेट कर सकते हैं। लोकेशन मतलब आई कैन डेफिनेटली से दैट 2 solutions alpha and beta such that alpha belongs to -2 to -1 and beta belongs to 1 to 2। ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या? 0 to 2 तो बोल सकते हैं हमेशा। 1 बीटा लाइज 0 to 2, अल्फा लाइज -2 to -1, ऐसा बोल सकते हैं ना? यस सर। ऐसे ही बी पे जाइए। बी पार्ट के लिए क्या किया? फिर वही बात, 2 फंक्शंस को प्लॉट करके ग्राफ बना लिया और बता दिया नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेकर के। ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ तो आप में से हर एक को पता है। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे ऐसे, इट विल गो लाइक दिस, और इधर भी ऐसे जाएगा ऐसे, एंड इट विल कंटिन्यू टू माइनस इन्फिनिटी लाइक दिस। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है ऐसा, और ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ यहाँ पर 1 होगा और इसके बाद इट विल गो लाइक दिस ऐसे, इनफिनिट सॉल्यूशन सर। और इसके बाद ये 1 को एक्सीड कर गया तो साइन एक्स की रेंज के बाहर चला गया। तो हमारा जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो इन एवरी पीरियड इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट साइन एक्स ट्वाइस। तो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? कितने पीरियड है साइन एक्स के माइनस इन्फिनिटी से 0 में? इन्फिनिट। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
एग्जैक्टली इसी तरह से आप ये वाला भी कर चुके होंगे। कितने सोल्यूशन आया सी पार्ट में? सर 2। हाँ जी, जीरो से माइनस इन्फिनिटी से 3 पाई/2 की बात करेंगे तो सीकेंट एक्स का ग्राफ करना पड़ेगा आपको, है ना? सीकेंट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? या कॉस एक्स से भी काम चला सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप किसको देख रहे हैं। किससे काम किया जाए, सीकेंट से या कॉस से? सीकेंट का ग्राफ बना करके किया जाए या इसी इक्वेशन को ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख दिया जाए? सर cos x secant x। चलो कॉस एक्स अगर अच्छा लग रहा है कॉस एक्स लिख दो। ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा ऐसा, और यहाँ से ऐसे डिक्रीज करते हुए जाएगा, इट विल गो टू इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। और कॉस एक्स का ग्राफ अगर बनाएंगे तो कॉस एक्स भी यहीं से स्टार्ट होगा, जीरो पर वैल्यू 1 होगी, राइट? 0,1 दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, बोलो हाँ या ना? ये इसके बाद कॉस यहाँ से ऐसे डाउन जाएगा, इधर -π/2 पर जीरो हो जाएगा, इधर में ऐसा करके, और फिर ये इधर ऐसा π/2 पर ऐसा होगा, फिर ऐसा जाएगा, पाई पर -1 होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसे जाएगा ना। ये है कि 2 पाई, ये है पाई, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये π/2, ये -π/2। अब मेरा पॉइंट ये है कि कहाँ तक हमें देखना है, माइनस इन्फिनिटी से 3 पाई/2। जीरो के राइट वर्ड में इन्फिनाइट बार कॉस इंटरसेक्ट करेगा इस कर्व को, लेकिन हमें सिर्फ 3 पाई/2 तक जाना, मीन्स वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट अप टू हियर। अप टू हियर हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आर देयर? दिस इज 1 एंड दिस इज 1। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? 2 सर। 2 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन। दो solution। सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर इसको सीकेंट एक्स से भी करके एक बार दिखा दीजिए। सीकेंड से करके दिखा देता हूँ भाई, चलो सीकेंड से भी करके देख लेते हैं। ये मैं हटा देता हूँ और सीकेंड का ग्राफ, सीकेंड से मतलब सीकेंड का ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। क्या दिक्कत क्या आ रही है तुम्हें उत्कर्ष? सर दो सॉल्यूशन विजुअलाइज नहीं हो पा रहा। विजुलाइज नहीं हो पा रहा है तो ग्राफ बनाते समय आप थोड़ी सी गलती कर रहे होंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो देखते हैं। आ, 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 ये लो जी, इधर π/2, मैं थोड़ा ग्रिड मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये π/2 है, और ये है पाई, x=π, फिर ये है x= 3 π/2, और x=-π/2, और ऐसे ही चलेगा आगे, लेफ्ट में मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज -π/2, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2, बियॉन्ड 3 π/2 आई डोंट नीड। दिस इज y एक्सिस एंड हियर इट इज x एक्सिस। ये ओरिजिन है, आप देख रहे हैं, राइट? अब सीकेंड का ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। सीकेंड की वैल्यू 0 पर 1 होती है। अब एक बात जो ऑब्जर्वेबल है ना, कि जहां पर सीकेंड की वैल्यू मैक्स या मिन होती है वहां पर उसका स्लोप 0 होता है, मतलब वो एक हॉरिजॉन्टल मूविंग कर्व है, टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है वहां पर। इसी बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी, जैसे कि सीकेंड का ग्राफ यहां से हॉरिजॉन्टली ऐसे चलेगा, और फिर इट विल गो टू इन्फिनिटी व्हेन x अप्रोचेस टू π/2 माइनस, एंड इवन फंक्शन है तो इधर में ये ग्राफ ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है ना सीकेंड का ग्राफ। फिर π/2, पाई पर सीकेंड की वैल्यू -1 होती है, और -1 के बाद में इट विल गो लाइक दिस, -इन्फिनिटी, और इसके बाद इधर भी ऐसे करके -इन्फिनिटी होता है। ऐसे ही होता है ग्राफ, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बात करते हैं ई रेज टू द पावर एक्स की। ई रेज टू द पावर एक्स का वैल्यू 0 पर 1 होता है, ये पॉइंट है 0,1।
वाई इक्वल ई टू द पावर एक्स की बात करते हैं। वाई प्राइम अगर इसका कैलकुलेट करो तो आता है ई टू द पावर एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 पर इसका स्लोप क्या आ रहा है, वाई प्राइम की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही। मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास तो कर रहा है, लेकिन 0,1 पर उसकी डायरेक्शन क्या है, 0,1 पर उसकी डायरेक्शन है 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसे मूव कर रहा है, इसके अलाउंग जा रहा है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जब बेटा ड्रॉ करोगे ना, तो वो ग्राफ तुम्हारा यहां से ऐसा ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा, और यहां से ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर ये ऐसे मूव करेगा। और आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है उत्कर्ष? नो सर। समझ में आ गया तुमने क्या गलती करी थी? सर वो थोड़ा स्लैंट उतना बना नहीं था। तो जब भी कोई दो कर्व है और दोनों कर्व को ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो और कॉमन पॉइंट कोई ऑब्वियस पॉइंट दिख रहा हो, तो उस पॉइंट पर वो टच करते हुए निकलेगा या कट करेगा, उसके लिए दोनों की रेट ऑफ चेंज, दोनों की स्लोप को एनालाइज करना होता है। आई होप यू रिमेम्बर, कभी क्लास मैंने बात करी थी कि इंटरसेक्शन और टेंजेंसी का मतलब क्या होता है। वो उसका सीधा तरीका है कि दोनों का डेरिवेटिव ले लो और उस पॉइंट पर दोनों के डेरिवेटिव को कंपेयर कर लो, दैट्स इट। I hope you will keep that thing in mind. अभी क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो? नो सर। नो सर। जल्दी आंसर करो। अच्छा, वो पिछला क्वेश्चन कितने बच्चों का हो चुका है अब तक? प्रांशु का भी हो गया, वेल डन। ठीक है, प्रवीर का भी हो गया, गुड। उत्कर्ष का हो गया, प्रवीर का हो गया, प्रांशु का हो गया। प्रथम तुम्हारा हुआ कि नहीं? नो सर। नो सर। देखो, जिसका नहीं हुआ उसके लिए अब मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो था तुम्हारा वो था 16 टू द पावर x² प्लस वाई प्लस 16 टू द पावर x प्लस वाई स्क्वायर। सिमेट्री देखो इसमें, पावर में सिमेट्री है, एक्स और वाई में सिमेट्री है। टर्म में, पहले टर्म में जो एक्स और वाई है, दूसरे में वो एक्स और वाई इंटरचेंज हुआ। दिस इज वन थिंग यू मस्ट नोटिस। सेकेंडली, ये चीज जो है वो, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द पावर 4 टाइम्स x² प्लस वाई, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 टाइम्स x प्लस वाई स्क्वायर। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसको आप 2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स x² प्लस वाई का स्क्वायर बोल सकते हो, और इसको आप 2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स x प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हो। और इफ इट इज वन सर, इफ इट इज वन मीन्स दिस इज वन। इसके बाद अगर आपको कुछ स्ट्राइक कर जाता है तो दैट्स गुड। अगर अभी भी नहीं स्ट्राइक करता है तो कुछ और बात करेंगे।
अब क्या स्ट्राइक कर सकता है ऐसी सिचुएशन में? आप AMGM के बारे में सोच सकते हो। आप अगर देखो तो ये सिचुएशन A² + B² = 1 है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के बारे में सोच सकते हो, तो यू कैन कंप्लीट द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर भी दो तरीके से होता है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि A² + B² = 1, तो अपन इसको A² + B² + 2AB = 1 + 2AB करके भी सोच सकते हैं। तब ये A + B का होल स्क्वायर = 1 + 2AB ऐसा बनेगा। और हम A - B का होल स्क्वायर करके भी सोच सकते हैं, 1 - 2AB। बोलो है ना? तो इसी बात को हम ऐसे भी ले आ सकते हैं और इसी बात को हम ऐसे भी ले आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिचुएशन की एनालिसिस करके बता दिया मैंने कि ये सोच सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप कैसे सोचते हैं, दिस इज ऑल अप टू यू। आप सोचते रहो, अभी भी कर जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आपने निकाल ली तो इट इज सक्सेस। अदरवाइज जब मैं एक्सप्लेन करूंगा या कोई भी XYZ एक्सप्लेन करेगा, तो उसके बाद तो समझ में तो सभी को आ जाता है, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड हर एक के पास में। 7th का A पार्ट किस किस का हो गया है? डन सर। गुड जी, गुड। स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी, जैसे अगर कहीं बोलते हो ना कि √(f(x) कब डिफाइंड होगा, तो हम बोलेंगे भाई लेट √(f(x) इज y, दैट मीन्स f(x) हैज टू बी y² and y to be real and finite, y² has to be greater than equal to 0, मतलब f(x) has to be greater than equal to 0। तो कोई रूल है, क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि रूट फंक्शन है तो अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज √(f(x) को रियल एज्यूम करो तो f(x) y² हो जाएगा। y² अगर y रियल है तो y² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसलिए अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यहां से आपने क्या लिखा? यहां से आपने लिखा 2⁻³ - x, 2⁻³ - x मतलब 2³ / 2⁻x -1 इंटू 4 - 8/2⁻x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, और इसके बाद आपने इसको फटाफट सॉल्व किया। क्या आया जी? 8/2⁻x को अपन क्या मान सकते हैं फॉर द टाइम बिंग? इसको आप y एज्यूम कर लो, तो क्या आया ये? y - 1 इंटू 4 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला आपको? बेबीकर मेथड लगाया आपने, है ना? एक है 1 और एक है 4, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है बेटा, तो y की वैल्यू क्या है? 1 to 4। 1 to 4। y 1 to 4 आ गया, तो इसका मतलब है कि 8/2⁻x की वैल्यू 1 से 4 है। तो यहां से क्या मिला आपको? 2⁻x इज लेस देन इक्वल टू 8 and this is less than equal to 2⁻x + 2। बोलो है ना? यस सर। 2⁻x से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती। यहाँ से दो इनइक्वालिटी आई, इसको सॉल्व किया तो आया क्या? x इज लेस देन 3, और इधर से सॉल्व किया तो क्या आया? एंड x + 2, इसको 2³ लिख दो ना, 8 को क्या लिख दो आप? 8 को लिख दो 2³ मैं एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, चलो छोड़, ऐसे मत लिखो, इसको लिख दो 2³। अब बिकॉज बेस सेम है, तो बेस 2 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो बेस को हटा दो मतलब पावर का ऑर्डर भी वही रहेगा। x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? x + 2। बोलो है ना? यस सर। और यहाँ से फाइनली क्या है? x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1। यस,
x is less than equal to 3 and x is greater than equal to 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, x बिलोंग्स टू 1 से 3 क्लोज इनटू, ये आ गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे ही बी पार्ट भी हो गया होगा। यस बी पार्ट कितने बच्चों का हो गया? ओके सर। वही है 6 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स प्लस 1 फैक्टर हो गया नहीं? यस सर। क्या फैक्टर है? 2 टू द पावर एक्स x minus 1 इंटू x minus 1 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या किया आपने? या दोनों लेस देन हो या दोनों ग्रेटर देन। इसमें इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका भी 0 है, तो हम 0 के कॉरस्पॉन्डिंग दो केस देख लें। इफ एक्स इज लेस देन 0, या तो दोनों नेगेटिव होंगे और या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों नेगेटिव है तो अगर इसको सॉल्व करें तो 2 टू द पावर एक्स ग्रेटर देन 1, दोनों पॉजिटिव ले लिया, एंड 3 टू द पावर एक्स ग्रेटर देन 1, इससे क्या सोल्यूशन मिला? x greater than 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0, और दोनों 0 भी हो सकते हैं, इक्वालिटी भी ले लिया मैंने, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। और अगर दोनों नेगेटिव है, 2 टू द पावर एक्स लेस देन 1 एंड 3 टू द पावर एक्स इज लेस देन 1, यहाँ से क्या मिला? x less than 0। एक्स लेस देन 0 मिल गया। तो फाइनल आया, और बीच में क्या है? और है, और मतलब यूनियन, तो यहाँ से आया एक्स बिलोंग्स टू ऑल all रियल। real numbers। अब ये बताओ, ये तो सारे जो क्वेश्चन थे इधर वाले सारे हो गए। इस क्वेश्चन में किसी को आप फर्दर स्ट्राइक किया जिनका नहीं हुआ है? इसके Yes, आगे sir। कुछ सोचा क्या? यस सर हो गया। क्या किया बताओ? नेगेटिव -2 times a and b, मतलब सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कंप्लीट करती हूँ। मतलब इसको लिखा तुमने 2 टू द पावर 2x² प्लस 2y माइनस 2 टू द पावर 2x² 2y² प्लस 2x का होल स्क्वायर। यस सर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर -2 times a। माइनस 2ab, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 1 माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, यही आएगी ना? यस सर। तो दिस इंटू दिस करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स क्या, 2 टू द पावर 2x² प्लस प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y। 2x प्लस 2y² प्लस 2y, ऐसा आ जाएगा। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस, ये चीज हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ से तुम्हारे को क्या मिल जाएगा बोलो? 2 की पावर में 2 टाइम्स x² प्लस 2 टाइम्स y² प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y एंड प्लस 1, ये चीज होना चाहिए क्या? ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल लेस टू देन इक्वल टू 1। 1 आना चाहिए। 1 मतलब 2 टू द पावर 0। यहाँ से आगे का कहानी तो बिल्कुल कंड्यूसिव है, बिल्कुल सिंपल है ना? यस सर। क्योंकि अब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। हाँ जी, तो 2x² प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका आप क्या कर दोगे? x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y प्लस हाफ का होल स्क्वायर। y प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। अब लेस देन इक्वल टू 0 में लेस देन 0 एक केस ले लो और इक्वल टू 0 दूसरा केस ले लो, दो केस में स्प्लिट कर दो इसको, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। अब लेस देन 0 इज इम्पॉसिबल क्योंकि स्क्वायर्स का सम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ से इक्वल टू 0 वाला केस के कॉरस्पॉन्डिंग अपन बात करेंगे। स्क्वायर का सम 0 कब होता है? जब दोनों 0 होते हैं, x इक्वल टू माइनस हाफ एंड y इज इक्वल टू माइनस, only one ordered pair minus half comma negative half will satisfy। ग्रेट जी, ये लो
तो 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन और था, ये आप नोट कर लो, ये अपने आप कर लेना, या नहीं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कर ही जाएंगे आप, आराम से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, अपने आप कर लेना, हटा दो इसको। यस सर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे आगे इस्तेमाल होगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज हो गया सारा का सारा। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं। लॉग फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, तो जो जो जानते हैं मैं प्रॉपर्टी लॉग फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं बाय द वे, लॉग की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? हाउ इज लॉग डिफाइंड? लॉग लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए क्या है? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए क्या है? अगर आपसे कोई बोले तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे इट इज अ नंबर y such that if you raise that number y to the power of a, the resulting number must become x। मतलब log x बेस ए y है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर y किसके इक्वल होनी चाहिए? x के इक्वल होनी चाहिए। और अगर a की पावर y x है तो x का log a बेस पर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। यही बेसिक कन्वर्जन है। इससे एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आती है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिलेटिव है। लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में इनसेपरेबली जुड़ा हुआ है। और कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में? कैसा रिलेशन है? अगर इनवर्स। अगर इसको इनवर्स आप फंक्शन अगर इसको एफ एक्स बोलते हो लॉग को, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? वो ए टू द पावर एक्स हो, सेम बेस का। अगर ए बेस का लॉगरिथमिक फंक्शन है तो एफ इनवर्स एक्स उसी बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है जी, ये आपको पहले से पता है। और बेस सेम है, इसीलिए यहां भी कंडीशन वही है कि ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। सेम कंडीशन यहां भी प्रिवेल करती है। और यहां पर भी वो चीज प्रिवेल करती है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि इनपुट इंक्रीज कर रहा है तो आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वो लॉग का इनपुट है, जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट है वो लॉग का आउटपुट है। तो बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन में एक्स और वाई दोनों इंक्रीज करते हैं साथ साथ, तो यहाँ पर भी वाई और एक्स दोनों इंक्रीज करेंगे। तो दोनों का नेचर, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर सेम होता है, ये हमेशा याद रखना। क्या क्या बोला मैंने? एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, both function have same monotonic nature। जब मैं इनवर्स फंक्शन पर आएंगे तो उस पर प्रूफ भी करेंगे इसको, जैसे भी चाहेंगे हर तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो अगर f इंक्रीजिंग है तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग है, और जब फंक्शन जिस डोमेन में या जिस इंटरवल में फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो इनवर्स भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो कीपिंग दोस थिंग इन माइंड, जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं वो आप जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टीज। दूसरा डोमेन, जो एक्सपोनेंशियल का जो रेंज होता है वो लॉग का डोमेन हो जाएगा, और जो एक्सपोनेंशियल की डोमेन है वो लॉग की रेंज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। 1 का लॉग 0 होता है, क्यों? क्योंकि a टू द पावर 0 1 है। किसी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 होता है, क्यों? क्योंकि a की पावर 1 a है। तो ये सब बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। प्रोडक्ट को लॉग सम में कन्वर्ट कर देता है। लॉग एक्स वाई बेस से क्या हो जाता है? लॉग ऑफ मॉड एक्स बेस से प्लस लॉग ऑफ मॉड वाई बेस से। आई होप यू रिमेंबर, सभी लोग याद है ना? यस सर। लॉग एक्स अपॉन वाई रेशियो को लॉग डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है, तो लॉग मॉड एक्स बेस से मॉड वाई बेस से। मॉड को ध्यान रखना क्योंकि डोमेन कंडीशन के लिए मॉड लगा रहा हूं मैं। एक्स बाई वाई
लॉग एक्स बाई वाई तब भी डिफाइन होगा जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, लेकिन अगर यहाँ मॉड नहीं लगाएंगे तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव के केस में राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं होगा, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। लॉग एक्स बेस वाई, ये बेस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी भी क्लियर है। यस सर। लॉग जो है वो एडिशन पर या मल्टीप्लीकेशन पर या रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिनियरिटी रिलेशन नहीं, इसका ध्यान रखना है आपको। जो है वो है, जो नहीं है वो भी याद रखना है, ये नहीं हो सकता। पता है, ये चीज भी ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन। इसके अलावा भी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग? चेन रूल, लॉग एक्स बेस ए है तो इसको लॉग एक्स बेस वाई, लॉग वाई बेस जेड, लॉग जेड बेस यू, ऐसा करते हुए आप लॉग यू बेस ए यहां तक ले आ सकते हैं। मतलब यहाँ फर्स्ट देखो, यहाँ पर क्या वाई वाई हट गया, जेड जेड हट गया, यू यू, लॉग एक्स बेस है, तो चेन रूल भी याद होना चाहिए। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, अगर बेस और नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो लॉगरिथम वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट आल्सो यू नो, इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल ओनली। होप यू रिमेंबर। यस सर। इसके अलावा तीन प्रॉपर्टी और थी जो लॉग की बहुत यूज होती है, जरा रिकॉल करके बताओ तो। एफ ऑफ एक्स लॉग टू लॉग जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स रेस्ट पावर लॉग ऑफ एक्स एक तो प्रॉपर्टी थी कि लॉग ऑफ एक्स टू द पावर अल्फा बेस ए इक्वल टू इज इक्वल टू अल्फा लॉग। अल्फा टाइम्स लॉग एक्स बेस ए। एक प्रॉपर्टी थी कि log ऑफ x टू द पावर, log ऑफ x वेयर बेस इज a टू द पावर बीटा, आता ही है क्यों? 1 इट by इज beta. 1 by 1 by बीटा beta times. log x बेस a, वेरी करेक्ट। और इसी दोनों की कंबाइंड एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर लॉगरिथम में x की पावर अल्फा है और बेस में भी a की पावर बीटा है, तो ये फाइनली क्या कंक्लूड होगा, अल्फा अल्फा बाय बाय बीटा लॉग ऑफ मॉड एक्स बेस मॉड ए। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और भी होती है, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी दोनों हो गई, देखो क्लियर है, और ये लास्ट प्रॉपर्टी भी क्लियर है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ए रेज टू द पावर लॉग लॉग बी बेस एक्स है, इज इक्वल इसी टू को बी हम लिख रेस्ट सकते हैं, इसको ये और ये इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यस सर। बी रेज टू द पावर लॉग ए बेस एक्स कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये लॉग की कुल 12 प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करते समय इस्तेमाल होती है। लॉग पर आपने तमाम क्वेश्चन किया होगा, इसी वजह से मैंने आपको जो डीपीपी 2 है, डीपीपी 2 मतलब डीपीपी 3 से लॉग स्टार्ट हो रहा है, लॉग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, डीपीपी 3 में लॉग की प्रॉब्लम है, डीपीपी 4 में भी लॉग और एक्सपोनेंट की प्रॉब्लम है। वो दोनों डीपीपी कंप्लीट कर जाएंगे तो आप मुझे बोलेंगे, तो उसके बाद मैं एडवांस प्रॉब्लम्स दूंगा लॉग पे, लॉग एंड एक्सपोनेंट पे, जिसमें और दूसरे फंक्शन भी यूज करके अच्छी प्रॉब्लम दूंगा। पहले वो दोनों डीपीपी की सारी प्रॉब्लम कर लेंगे Okay, sir. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्लियर है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर है, रिकॉर्ड है। ये एफ ऑफ एक्स इंटू वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये फंक्शनल इक्वेशन है किसके लिए, लॉग के लिए। ऐसा फंक्शन इक्वेशन का सोल्यूशन लॉगरिथमिक सोल्यूशन है, वन पॉसिबल सोल्यूशन है, बाकी तो जब फंक्शन इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे। तो कीपिंग दोज इन माइंड, फटाफट कुछ क्वेश्चंस करिए जल्दी से। सर एक मिनट, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी दिखाना एक मिनट। कौन सी? जो सबसे पहले दिखाई थी, मतलब मैं लिख रहा था, मैं देख नहीं पाया। ये वाली पर शो नहीं हुई स्क्रीन पे। शो नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? प्रॉपर्टी नंबर बोलो, 12 13 कौन सा? सबसे पहली सर वन सर। हाँ, वन वन। वन प्रॉपर्टी, यार वन प्रॉपर्टी तो बहुत पहले थी। सर 13 या 12 पेज पे होगी। नहीं सर 10 10 पे होगी, 10 पे 10 पे 10 पे। सर एक मिनट।
यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी दिखानी? नो सर। बाकी सारी ठीक है ना? यस सर बाकी सब ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए क्विक। थर्ड का आंसर क्या है? 0 सर। जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये वैलिड तभी होगा जब ए की वैल्यू 1 हो या साइन एक्स एक्सपोनेंट इक्वल हो जाए, मतलब साइन एक्स की वैल्यू मॉड एक्स प्लस 4 हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है और ये राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब है कि ए इक्वल टू 1 इज ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन दिस इक्वालिटी होल्ड्स गुड, and for that sake log a base 2 is nothing but log 1 base 2 and that is equal correct, simple सी बात। फोर्थ का आंसर करो कंप्लीट। अच्छा, कल मॉर्निंग में क्लास आपकी रखी जा सकती है क्या? कितने बजे यस सर? सर। सर मॉर्निंग कितने बजे? 7 to 9। यस सर। चलेगा। यस सर इट्स ओके। अगर सभी लोगों को सूट करता है तो 7 to 9 वो दैट विल मेक माई डे फ्री, तो पूरे दिन में फिर शाम में मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, कुछ और काम जो होगा वो मैं कर सकता हूँ ऑफिस का। सर रात को ही रख लो। हम्म। हाँ बताओ। सर रख लो क्लास। रख सकते हैं सर आप। प्रथम, आप लोगों का ग्रुप का कोई दिक्कत तो नहीं है? मैनेज कर लोगे? सर एक ही दिन के लिए मैनेज कर लेंगे। हाँ एक ही दिन के लिए मैनेज करना। तो फिर ठीक है सर। ठीक है ओके। चलो इसकी बात कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आई गया होगा इसका तो आंसर, ये तो पहले भी किया होगा इस तरह का क्वेश्चन है ना। इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है? x² - 4x + 3 की वैल्यू सिर्फ क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो x-1 × x-3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? नेगेटिव -22 इन्फिनिटी टू 1 यूनियन
3 to 3 infinity. to 3 to infinity. Two values जिस पे 1 हो सकता ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है इसमें, हाँ क्या बोला, कौन सी दो वैल्यू? है। नहीं वो सेकंड में होगी इसमें। हाँ इसमें नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 बेस 7 है, और मैं बोलूं कि इस फंक्शन का डोमेन बताओ, क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? बस इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 कर देंगे। तो उस केस में आप बोलेंगे कि जब, अब हमारी कंडीशन क्या होगी कि ये जो क्वांटिटी है रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने रूट हटा दिया है ना, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो बेटा आप, तो आप 0 की जगह क्या लिख दो? लॉग ऑफ 1 बेस 7 कर दो। मैंने बोला इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय दोनों साइड में अगर लॉग है तो दोनों साइड में लॉग टू द सेम बेस बनाओ, एक्सपोनेंट है तो सेम बेस का एक्सपोनेंट बनाओ। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग हटा दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो। इसके साथ एक कंडीशन ये भी होगी कि ये चीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो एनीवे जब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी तो 0 से बड़ी, वो लिखने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हो जाएगा, इसके दो रूट आएंगे ना, क्या क्या रूट आएंगे? 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 12 होगा, नहीं 16 माइनस 8 8 8/2 आएगा, 2 प्लस माइनस √2। रूट 2। तो 2 माइनस √2 इज 1 रूट एंड 2 प्लस √2 इज अनदर रूट, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चे। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा? x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 माइनस √2, ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड। 2 प्लस √2 टू इन्फिनिटी। सो इज द सॉल्यूशन। और यहीं पर अगर यहाँ 7 के बजाय मान लो बेस होता 1/2, ऐसा कुछ बेस होता, तब क्या होता? तब यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। अगर बेस 7 के बजाय 1/7 या हाफ ऐसा कुछ बेस होगा तब इनइक्वालिटी रिवर्स होगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाता, फिर यहाँ लेस देन इक्वल टू हो जाता, और फिर जा करके आंसर जो आता आता है 2 माइनस √2 से लेके 2 प्लस √2। बट अब इतना ही नहीं, कहानी में और भी ट्विस्ट आता है। ये काम तो करना ही पड़ता आपको, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 पॉजिटिव है, वो भी देखना पड़ता, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए। फिर वो दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के फिर सॉल्व करेंगे। एनीवे चलो ये पार्ट हो गया, बी पार्ट का भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। इसमें क्या करना है बताओ? इसमें दो कंडीशन है। अंत वाली टर्म को ग्रेटर देन 0 और हाँ x ये को क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 नेगेटिव होना चाहिए, एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू टू 1। 1। तो यहां से एक तो फैक्टर होगा x-3 इंटू x+1, है ना, लेस देन 0, एंड x इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो क्या सोल्यूशन सेट आया जी? 0 to 1 and 1 to union 1 to 3. x belongs to -1 to 3 open interval except
but x is greater than 0 and x is not equal to 1. तो फाइनली आया x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक, यूनियन 1 से लेके 3 तक. Keep it closed. 3 क्लोज था कि ओपन था? ओपन रहेगा ना बेटा, नेगेटिव है ना, लेस देन है, इक्वालिटी नहीं. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. एक क्वेश्चन का और आंसर कर दो, देखिए आपका आंसर क्या होता है. फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ दिस फंक्शन. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x 1 by x. ln x का डेरिवेटिव y प्राइम होता है 1/x. कैसे आया है 1/x? ये नहीं पता सर। log x 1/x कैसे आया नहीं पता. किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो f ऑफ x प्लस एच माइनस f फर्स्ट ऑफ x प्रिंसिपल्स। ओवर h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 से आता है. ये f डैश x है. तो लॉग के लिए भी ऑपरेट करोगे, उसके लिए आपको लिमिट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए. तो लिमिट अगर आपने नहीं किया हुआ है तो डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, लिमिट करने के बाद में ये प्रूव कर सकते हैं एनीवे. तो अभी तो आपको पता ही है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है अगर बेस 1 से 1 बेस ई है तो यहाँ पर नेचुरल लॉग है, ई बेस का है, डेरिवेटिव निकाल के फटाफट वर्कआउट करके बताइए जल्दी से. इसको डेरिवेट किया तो वाई प्राइम क्या है? तो 2 लॉग एक्स, टाइम्स x माइनस हाँ 1 बाय चेन रूल से करेंगे इसको. लॉग टी एज्यूम कर लो, तो लॉग टी को टी के रिस्पेक्ट में तो 1/t, और फिर टी को एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको ln ऑफ टी एज्यूम किया मैंने. फिर dy बाय dx को अपन क्या लिखा? dy बाय dt इंटू dt बाय dx, बिकॉज इट वॉज अ फंक्शन ऑफ t एंड t वॉज फंक्शन ऑफ x. सो कंपोजिट फंक्शन था इसलिए ऐसा किया. एंड dt बाय dx मतलब d dx ऑफ t मीन्स एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3, यही लिखा होगा आपने. तो आपको मिला होगा 2x माइनस 2, 2 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3. बोलो भाई, सबका ये है डेरिवेटिव? यस सर। अब बोला इन्होंने कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताओ क्या है, इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी का इंटरवल बताओ. फैक्टर कर लिया इसको? डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या आ रहा है? X minus 3x plus 1. वेल डन. तो साइंस स्कीम क्या नजर आई आपको? -1 to 1. यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो इंटरवल क्या 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 इंटरवल बोलेंगे आप? -1 to 1 and between 20. माइनस क्या बोला? -1 to 1. ओके, -1 to 1 तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें लॉग का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। किसने बोला ये? सर मैंने बोला। ठीक है, वेल डन वेल डन, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा.
हाँ, इसमें बेटा फंक्शन इंक्रीज करेगा या फंक्शन डिक्रीज करेगा या फंक्शन अपनी कोई प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा कब? जब फंक्शन होगा तब ना। जैसे मेरी प्रॉपर्टी कब है? जब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। अगर मैं ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा हूं तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट करेगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब आप यस। फंक्शन की कोई कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आप पहले ये मेक श्योर करो कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के बारे में वो चीज आप बोल रहे हो, उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज फंक्शन के डोमेन में है कि नहीं। तो सबसे पहले लॉग फंक्शन या ऐसे फंक्शन की बात करोगे तो आप पहले उसका डोमेन जरूर मार्क कर लो। इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है सबसे पहले मार्क करो। डोमेन क्या है? बोलो। माइनस इन्फिनिटी टू -1 -1 यूनियन 3 3 टू to इन्फिनिटी। infinity। तो इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन है। जब एक्स इसमें लाई करेगा तभी ये फंक्शन डिफाइंड है। और इसी इंटरवल में ही आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो -1 से 1 में तो डोमेन ही नहीं है, तो ये वाली बात तो हम गलत है, ये नहीं बोलेंगे, है ना। ये नहीं बोलेंगे। ये लोग काटा लगा दिए, ये गलत था। झूठ बोल रहे थे हम लोग, है ना। तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग कहां से कहां तक बोलो? 3 टू इन्फिनिटी। Infinity. वेरी गुड। infinity। और फंक्शन डिक्रीजिंग कहां पर है? -infinity to -1। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1। 1 से 3 में नहीं, क्योंकि 1 से 3 और -1 से 1, ये पूरा इंटरवल -1 से लेके 3 तक फंक्शन का डोमेन नहीं है, इसलिए वहां पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। अब आगे तो आप कर ही जाएंगे कि 4 पर कैसा नेचर है, तो 4 पर ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है। और -4 पर कैसा नेचर है, तो -4 पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये भी सही बात। 1 और 2 पर फंक्शन का नेचर कैसा है, तो 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है और 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं, तो नाइदर इंक्रीजिंग। वी कांट टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी एट 1 एंड 2। 2। तो थोड़ा सा मतलब जहां गलतियां होती हैं, मैं वो पॉइंट सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरह की मिस्टेक हम करते हैं। फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया और डेरिवेटिव फंक्शन आ गया, उसके बारे में आप ज्ञान देने लगे। नहीं, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन जो आप डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, वो डेरिवेटिव फंक्शन सब्जेक्टेड टू द कंडीशन होता है कि फंक्शन डिफाइंड है, तभी वो डेरिवेटिव फंक्शन है। डेरिवेटिव फंक्शन, जब फंक्शन नहीं डिफाइंड है तो भी डेरिवेटिव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा उस पॉइंट पर, वो अलग है कि इंडिपेंडेंट फंक्शन। एनीवे, ये 2 क्वेश्चन और हैं। इसको भी ऐसा करो, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट क्या कर लो, कर ही दो यार, 2 मिनट का है, करके खत्म करो इसको। तो होपफुली एक्सपोनेंशियल और लॉग आपका रिफ्रेश हो गया। Yes, so. एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पर कहानी थोड़ी रिफ्रेश हो गई, मतलब जितना डिस्कशन हो गया, अब आप शीट के कोई भी सवाल कर सकते हैं। उसमें से आप ये देखना ध्यान से, जो DPP 2 और 3 में जो एक्सपोनेंशियल लॉग के क्वेश्चन है, आप वही क्वेश्चन करो जो क्वेश्चन थोड़ा आपको चैलेंजिंग लगे। जो क्वेश्चन ऐसे देखे दिखाए से लगे, सिंपल लगे, उनको स्किप कर सकते हो, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ओके सर। log x बेस 16 का होल स्क्वायर माइनस log x बेस 16 प्लस log k बेस 16 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ। बोल रहे हैं फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर k फॉर विच दिस फंक्शन विद रियल कोएफिशिएंट will have exactly one solution। ये रियल कोएफिशिएंट का तो कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। एक सेकंड, जस्ट बताओ विद हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन।
रियल कोएफिशिएंट जैसा कुछ नहीं, इसको इग्नोर करना। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सर डन। अब मुझे बताओ इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस आया? D0 हो जाएगा इसको। क्यों? परफेक्ट रिपीटिंग स्क्वायर रूट का होंगे तो एक ही रूट एक है। ही यूनिक सॉल्यूशन रह जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपने दो बात बोलनी है, बिल्कुल सही। आपको बोलना है कि y, ईच वैल्यू ऑफ y विल गिव यू एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ x, क्योंकि log एक वन वन फंक्शन है। तो y की जितनी वैल्यू मिलेगी x की उतनी वैल्यू होगी। तो अगर y में क्वाड्रेटिक है और मैं x के लिए एक सोल्यूशन चाहता हूँ, तो y की एक वैल्यू चाहिए, y की एक वैल्यू चाहिए, और y में एक क्वाड्रेटिक है। तो y में क्वाड्रेटिक का एक वैल्यू y का मिलेगा तभी जब उसका रिपीटेड रूट होगा, मतलब इसका d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ से क्या आएगा, 1 - 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। और लैम्डा हमारा क्या था, व्हाट वाज लैम्डा? log k base 16 log k बेस 16 की वैल्यू 1/4 है। k4 इसका मतलब है k की वैल्यू हो गया 16⁴ दैट इज 2। तो उससे 7th क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से 8th का आंसर कर दो और आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। yes sir सर 8 का 1,8 और 8,1 1,8 8 और 8,1। yes sir These are the only two solution or there are one other possibilities also? यही है मेरे ख्याल, मतलब नहीं यही होना चाहिए। नहीं, तो मेरे ख्याल में क्यों बोल रहा है प्रांशु, मतलब कंफर्म बोलो ना। सर यही है मतलब। कैन यू प्रूव दैट देयर कांट बी अदर सोल्यूशन? जिस मेथड से मैंने निकाला है उस हिसाब से दो ही आ रही हैं। क्या किया तुमने? मैंने सॉल्व किया था दोनों दोनों इक्वेशंस को। वो जैसे एक्स से वो ऊपर चला गया तो 2 आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, वो एक्स के प्लस वाई के 65 है। तो यहाँ से वो क्वाड्रेटिक बन गई थी, तो 4 आए थे। उनमें से दो पेयर्स नेगेटिव थे, तो ठीक दो ही है, पेयर्स बचे थे। ठीक है। इन्होंने बोला कि ये जो इधर वाला फर्स्ट इक्वेशन है, इस तो इक्वेशन को 1,8 सोल्यूशन नहीं होगा। तो आते हैं पहले यहाँ आते हैं। ये पहले इसकी बात कर लो, ये चीज है ना। अगर मैं यहाँ बात कर रहे हैं तो लॉग x⁴ log 2 बेस x है। अगर यहाँ पर x बेस और यहाँ पर बेस सेम है तो ये तो 2 ही हो गया, राइट। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x प्लस वाई बेस 3। और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 3² दैट इज 9 हो गई। x प्लस वाई 9 है, एक इक्वेशन मिल गया आपको। और x² प्लस y² की वैल्यू 65 हो गई, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ये दो इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। तो वाले वाले को स्क्वायर कर दिया तो x² प्लस y² प्लस 2xy y equals to 18 2xy इज इक्वल टू क्या आ गया, 81 आ गया। और x² प्लस y² 65 है, तो 2xy की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 16 आ गई। तो xy की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ और से सर 1,8 वाला नहीं होगा वो, हाँ हाँ, डोमेन का प्रॉब्लम आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी तुमने पकड़ लिया बात को, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 से आप फिगर आउट करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर बनेगा। वैसे भी बोलो 1 8 और -1 - 8, ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है, 8 1, मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी तो कई सारी बनेगी। देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी xy इक्वल टू 8 का जो है 1,8 भी बन रहा है, 8,1 भी बन रहा है, और -1,-8 भी बन रहा है, -8,-1 भी बन रहा है। हालांकि इनफिनाइट पॉसिबिलिटी बनेगी अगर रियल पॉसिबिलिटी की बात करो, मैंने इसे इंटीजर फॉर्म में देखा था। और इन दोनों पॉसिबिलिटीज की बात करो तो ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, इसको भी। ऑल्दो दिस इज नॉट द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, ये और ये को सॉल्व करने के लिए आपको y को 8/x लिखना पड़ेगा और फिर क्वाड्रेटिक बना करके देखना पड़ेगा।
तो x प्लस 8/x इज इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका x की वैल्यू 1 एंड 8 आएगी। तो ये दो पॉसिबिलिटीज फिगर आउट हो जाएंगी, एक ये और एक ये। बट इन दोनों पॉसिबिलिटीज में मतलब 1,8 और 8,1, इन दोनों पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी रूल आउट होगी। कौन सी? क्योंकि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 बेस पर लॉग डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये रूल आउट होगा और सिर्फ ये आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू y equal to 1. 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का डिस्कशन को यहीं पे समराइज करते हैं। कल दो और फंक्शंस हम टेकअप करेंगे। आज जितना डिस्कशन हो गया उसके अगेंस्ट में DPP2 के सारे सवाल और DPP3 के सारे सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के डिस्कशन में हमारा जो फोकस होगा वो मॉड्यूलस फंक्शन और जिंट फंक्शन को रिवाइज करना, मतलब मॉड्यूलस को रिवाइज करना, मेनली मॉड्यूलस का इक्वेशन इनइक्वालिटी को थोड़ा रिवाइज करके और फिर डोमेन पर आ जाएंगे हम लोग। आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन वील स्टार्ट डोमेन ऑफ फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। जिंट फंक्शन तो आप लोगों ने किया हुआ है बेसिक्स। Yes, ग्रेटेस्ट sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उतना किया हुआ है कि हम लोग डायरेक्टली डोमेन रेंज ले सकते हैं। ठीक है, चलो जी, सो ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. हाँ सर कल टाइमिंग क्लास की? बेटा 7 to 9 मॉर्निंग। ओके सर। ठीक है, मैं अभी दोबारा टाइमिंग शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। हाँ ठीक है सिद्धार्थ, मैं कर देता हूँ बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, गुड इवनिंग।